मैं ज्योति सिंगौर। आज कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 9 पर्यावरण और धारणीय विकास का अंतिम भाग, जिसमें हम धारणीय विकास की चर्चा करेंगे, लेकर प्रस्तुत हूँ। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। औद्योगिकीकरण के कारण विकास तो बहुत ज्यादा हुआ है, परंतु जो वास्तविक विकास होना चाहिए वो विश्व का नहीं हुआ। विकास की दौड़ में प्रदूषण है, वनों की कटाई है, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमारे देश की प्रमुख नदी गंगा, आप सब जानते होंगे कि गंगा हमारे देश की मुख्य नदी है। इसका जो जल स्रोत है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लोबल वार्मिंग से यदि ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। प्रदूषण के कारण शुद्ध पानी की नदियां, जैसे दिल्ली की यमुना नदी है, गंदे पानी की नदी बनकर रह गई है। हम जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल का उपयोग भी इतना अधिक करने लगे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पेट्रोल और कोयला बचेगा ही नहीं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है। अनेक प्रकार के कीट पतंगे, जीव जंतु समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मनुष्य का स्वास्थ्य स्तर भी गिरता जा रहा है। आप देखते हैं कि पहले के पुराने जमाने के व्यक्तियों को इतनी बीमारी नहीं होती थी। अभी बहुत कम उम्र में के बच्चों को भी अस्थमा होने लगा है, या बहुत सारी सांस की बीमारी होने लगी है जो प्रदूषण से होती है। इस प्रकार से व्यक्ति विकास तो कर रहा है, परंतु वास्तविक विकास नहीं कर पा रहा। अब ऐसे विकास की आवश्यकता महसूस होने लगी है जिससे मनुष्य और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहेंगे? धारणीय विकास का मतलब होता है पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज तीनों के बीच सामंजस्य हो, इसे ही हम धारणीय विकास कहेंगे। जब ये तीनों एक दूसरे के लिए सहयोगी होंगे और जो विकास होगा वही कहलाएगा धारणीय विकास। पृथ्वी पर जल, वायु, वनस्पति, खनिज संपदा सभी का जब हम संतुलित उपयोग करना हमको चाहिए, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी, उनके लिए भी कुछ सुरक्षित छोड़कर जाएं। धारणीय विकास या सतत विकास किसे कहेंगे? सरल शब्दों में यदि हम देखें तो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान जहां रखा जाता है, इसे ही हम धारणीय विकास कहते हैं। विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा। धारणीय विकास पर सबसे पहले 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षा नॉर्वे की प्रधानमंत्री ब्रुटलैंड थी, जिनके नाम पर इसे ब्रुटलैंड आयोग कहा गया। इसका नाम क्यों पड़ा था ब्रुटलैंड? क्योंकि जो इसकी अध्यक्षा थी वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा था ब्रुटलैंड आयोग। सम्मेलन की जो रिपोर्ट थी, इसको नाम दिया गया था हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर, जिसका ध्यान, इसके छपने के बाद पूरे विश्व का ध्यान पर्यावरण की समस्याओं पर गया था। धारणीय विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी रिपोर्ट में किया गया था। आयोग के अनुसार ऐसा विकास करना चाहिए जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए बेहतर पर्यावरण हम छोड़कर जाएं, यानी बिना कोई समझौता किए हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो और हम भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम छोड़ के जाएं। ऐसे विकास को ही हम क्या कहेंगे? धारणीय विकास। अर्थात हमको विकास की नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सीमित संसाधन का हम इस तरह से उपयोग करें कि ये भविष्य में समाप्त ना हो जाएं। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर हमको विशेष बल देना पड़ेगा। हरमन डेली एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री हैं।
उनके अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए क्या-क्या आवश्यक है? यदि आपको धारणीय विकास प्राप्त करना है तो इनके लिए हमको क्या-क्या करना पड़ेगा? ये कहते हैं, पहला है जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक छोटा-सा टापू है जहाँ पर 100 लोग निवास करते हैं। वहाँ पर 100 उस टापू पर 100 लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। परंतु यदि इस टापू पर 1000 लोग जाकर रहने लगेंगे तो वहाँ के संसाधन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की धारण क्षमता केवल कितने व्यक्तियों की है? 100 व्यक्तियों की है। तो हमको जो जनसंख्या पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि पृथ्वी पर उतनी ही जनसंख्या हो जितने उतने व्यक्तियों के लिए, उतनी जनसंख्या के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। दूसरा है हमारा नवीनीकरण संसाधनों का निष्कर्षण धारण क्षमता से अधिक ना हो। इसका तात्पर्य क्या है कि हम धरती का या प्रकृति का उतना ही उपयोग करें जितना हम उसको वापस दे सकें। यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके स्थान पर हमको एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए या हमको 2 पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल धरती से या प्रकृति से ले रहे हैं और बदले में हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हमको हमेशा क्या करना चाहिए? यदि हम प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं तो बदले में हमको प्रकृति का भी ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है हमारा गैर नवीनीकरण संसाधनों का अक्षय दर अधिक नहीं होना चाहिए। अक्षय दर कैसे? बार-बार मैंने बताया कि अपन ने देखा कि जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल है, कोयला है, इनका हमको सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये गैर नवीनीकरण संसाधन है, इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगेगा। तो इन संसाधनों का उपयोग हमको बहुत सोच समझकर करना पड़ेगा, तभी हम धारणीय विकास कर पाएंगे। और इसमें अंतिम है हमारा प्रदूषण पर नियंत्रण। इस बिंदु को तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं कि कितना आवश्यक है हमको प्रदूषण पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। धारणीय विकास की क्या-क्या रणनीति होना चाहिए या क्या योजनाएं होना चाहिए? भारत भी अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से ग्रस्त है, आप भी जानते हैं। फिर भी पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत बहुत प्रतिबद्ध है। भारत में जो मुख्य ऊर्जा है वो कौन-कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? थर्मल और हाइड्रो पावर, और दूसरा है हमारा जल विद्युत परियोजना। भारत में ये जो दोनों ऊर्जा के स्रोत हैं ये प्रदूषण बहुत अधिक फैलाते हैं। थर्मल और हाइड्रो पावर का उपयोग होता है जिससे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो ग्रीन हाउस गैसें भी कहलाती हैं, ये बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। इसीलिए हमको ऊर्जा के इस संसाधन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और दूसरा है हमारा, इसी प्रकार जो है हमारा दूसरा है जल विद्युत परियोजना। ये भी हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। किस प्रकार पहुंचाती है? कि जब हम जल विद्युत परियोजना के लिए बड़े-बड़े डैम बनाते हैं, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र की उपजाऊ जमीन या वन, जंगल जो होते हैं, वो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं और ये नदी के प्रवाह क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जल विद्युत के लिए हमको बहुत बड़े-बड़े बांध की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमको फिर क्या करना चाहिए? हमको दूसरे संसाधन हैं ऊर्जा के, उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे आजकल ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले प्रायः जो पहले परिवार थे वो लकड़ी और कंडा का उपयोग करते थे, जिससे क्या होता था? वायु प्रदूषण। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना, आप भी सुने होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव-गांव में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर प्रदान किए थे। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गांव में महिलाओं को धुआं से मुक्ति मिल जाए और उनका स्वास्थ्य का स्तर भी सुधर जाए। पर्यावरण भी सुधर जाएगा और स्वास्थ्य का स्तर भी सुधर जाएगा। इसके अलावा गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए भी सरकार ऋण और सहायता दे रही है। इससे ऊर्जा की बचत होगी और इससे जो गोबर निकलता है वो बहुत अच्छा जैविक उर्वरक होती है, जिसमें कोई रासायनिक नहीं होता। तो इस तरह से हमको ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। दिल्ली में सभी सरकारी परिवहन, जितने भी सरकारी परिवहन है, वो सीएनजी
उच्च दाब प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। जितने भी सार्वजनिक परिवहन हैं उनमें कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है? सीएनजी। सीएनजी के प्रयोग से पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण में बहुत कमी आई है। और हम ऊर्जा के क्या क्या स्रोत उपयोग कर सकते हैं? यदि अधिक हवा वाला क्षेत्र है तो हम वहां पे क्या लगा सकते हैं? पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। इसको लगाने में शुरू में प्रारंभिक वर्षों में खर्च तो अधिक आता है, परंतु ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा है हमारा लघु जलीय प्लांट। पहाड़ी इलाकों में आपने भी देखा होगा कि लगभग सभी पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे झरने मिलते हैं। यदि इन छोटे छोटे झरनों में यदि टरबाइन लगाकर बिजली उत्पन्न की जाए तो जो आसपास की ऊर्जा की आवश्यकता है हम स्थानीय स्तर पर ही पूरी कर सकते हैं। इसके लिए हमको बहुत बड़े बड़े प्लांट की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है हमारा जैविक कंपोस्ट खाद। हमें रासायनिक खाद की जगह जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग अधिक करना चाहिए। 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद हमने रासायनिक खाद का उपयोग बहुत बढ़ा दिया, जिससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परंतु अब भारी संख्या में किसान गोबर खाद या केचुए की कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। इसमें बहुत कम खर्च और कम समय में इस प्रकार के टैंकों में केचुए डालकर बनाया जाता है। इसे आसानी से किसान छोटे छोटे टैंक में भी अपने घर पर बना सकते हैं। इस तरह से जो अब हर व्यक्ति जागरूक हो गया है कि वो रासायनिक खाद की खाद्य सामग्री है या फ्रूट्स है वो खाना पसंद नहीं करता। उसकी जगह में वह जैविक कंपोस्ट खाद से उत्पादित वस्तुओं को खरीदना चाहता है। जैविक कंपोस्ट खाद से उत्पादित फल एवं सब्जियों के दाम दुगने एवं तिगुने हैं। इसके बाद भी हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जैविक खाद का खाना खाए। तो इस तरह लोगों में पहले की तुलना में जागरूकता बहुत अधिक आ गई है। अगला है हमारा जैविक कीट नियंत्रण। रासायनिक कीटनाशकों का प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगा है। जितनी हमारी जमीन है, जल है और ये सारी चीजें कीटनाशक से प्रदूषित होती जा रही हैं धीरे धीरे। अब जो नीम का पेड़ है आप भी देखे होंगे कि नीम का पेड़ उसकी पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं। नीम से अनेक प्रकार की कीट नियंत्रक बनाए जाने लगे हैं। जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनकी जगह में नीम से बने हुए कीट नियंत्रक का उपयोग करने लगे हैं। मैंने आपको जितने भी आज उपाय बताए हैं ये सभी पर्यावरण संतुलन के लिए किए जाने वाले हमारे प्रयास हैं। हमें ये प्रयास अवश्य अपनाना चाहिए क्योंकि ऐसे विकास की अब आवश्यकता है जो वर्तमान के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनकी मांग को पूरा कर सके। ये हमारा दायित्व भी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित उन्हें सौंपें। संधारणी या धारणी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कुछ गोल निर्धारित किए हैं, जिसके आधार पर अब पूरा विश्व जागरूक हो गया है कि हमको विकास तो करना है, परंतु किस तरह से विकास करना है? धारणी विकास करना है। आइए मैं अब आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से गोल हैं। अगस्त 2015 में 193 देशों ने 17 गोल निर्धारित किए थे। ये गोल इस तरह से रखे गए थे कि हम इन क्षेत्रों पर काम करें और इस तरह से काम करें जिससे हमारा पर्यावरण भी नुकसान ना पहुंचे और हमारा जीवन स्तर भी ऊपर हो जाए। हर देश अपने अलग अलग गोल निर्धारित किया हुआ है, परंतु मेन जो 17 गोल हैं यूएनओ की तरफ से सस्टेन एंड एसडीजी ने जो गोल निर्धारित किए हैं वो 17 हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं चाह रही थी कि आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। पाठ के हम निष्कर्ष में ये देख सकते हैं कि इस पूरे पाठ से हमको क्या शिक्षा मिली, या इस पाठ में जो मुख्य उद्देश्य है इस पाठ का वो हमको धारणी विकास के बारे में सिखाना है। धारणी विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। ये इसमें स्पष्ट दिया है कि हमको जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरा करना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम पर्याप्त मात्रा में संसाधन
छोड़ के जाएं। इसके बाद दूसरा है हमारा, सरकार अनेक प्रकार के प्रयास से पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास कर रही है। आप भी देख रहे होंगे, पहले इतने नियम कानून नहीं थे, जिसका मन होता था नदी के पानी से सिंचाई कर लेता था, और हम नदी के किनारे कितने उद्योग स्थापित कर लेते थे। परंतु अब सरकार ने बहुत सारे नियम बना दिया है। यदि हमको कोई औद्योगिक इकाई शुरू करना है तो हमको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है कि हम जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसको प्रदूषित नहीं करेंगे। इसके अलावा जो वायुमंडल में भी वो कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे। इस तरह से सरकार भी अब जागरूक जागरूक इसलिए हो गई है कि हमको विकास तो करना है, परंतु किस तरह का विकास करना है, धारणीय विकास करना है। इस तरह से ये पाठ जो था, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ था। इससे हमको आगे के लिए, हम भविष्य में इतने जागरूक हो जाएंगे कि हम पर्यावरण को की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मैंने आपको ये वीडियो के नीचे इस पाठ के पूरे लिंक दिए हुए हैं। आप पहले पाठ से लेके ये पाठ तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा पूरे पाठ का सारांश। धन्यवाद।